हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है श्री राम स्पेशल चैनल पर। गाइस, मेरा नाम अंजू गोस्वामी है। गाइस, जैसा कि श्री राम स्पेशल चैनल की तरफ से करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 के लिए, जो 12 जून को आपको आयोजित होने वाली है। ज़्यादा दिन बचे नहीं है, तो अब जो हमारे वीडियोस होंगे वो 2 वीडियोस और मतलब इसके 2 वीडियोस हम बनेंगे। उसमें आपकी जो भी सीरीज है 6 मंथ की करंट अफेयर है, वो चीज़ें कवर कर दी गई हैं। तो चलिए चलते हैं आज हम अपने लेक्चर की ओर, जिसमें हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का हम उसमें से रिलेटेड की पॉइंट देखेंगे, जो करंट अफेयर में काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। तो गाइज, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया हुआ है कि वो एग्रीकल्चर में जो डीजल उपयोग होता है उसे शून्य स्तर पर लाएंगे। ठीक है, अब वो कब तक लाएंगे, वो टारगेट उन्होंने डिसाइड किया है। उस टारगेट को आपको पता होना चाहिए कि किस सन तक उन्होंने डिसाइड किया है कि शून्य डीजल उपयोग का लक्ष्य रखेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट के द्वारा एक मतलब कृषि के क्षेत्र में कृषि में शून्य डीजल शून्य डीजल उपयोग उपयोग का लक्ष्य 2022 सॉरी 2024 तक उन्होंने रखा है। ठीक है, 2024 तक रखा हुआ है। तो आपसे पूछ लेगा, ऐसे दे देगा 2024 2023 2024 2025 2026, इस तरीके से आपको दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट ने हमारा जो डिसीजन लिया हुआ है, वो जो डिसीजन लिए हैं वो 2024 तक कृषि के क्षेत्र में शून्य डीजल उपयोग का उन्होंने डिसीजन लिया है। आपको ये पता है कि वो डीजल से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, जो ग्रीन हाउस गैस है, और ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा अपना रोल अदा करती है ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, तो उसी को कम करने के लिए उन्होंने एग्रीकल्चर में शून्य डीजल उपयोग का लक्ष्य लिया हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की पॉइंट की ओर, जिसमें 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। इस बार की जो थीम है, इस बार की थीम क्या है, देखिए। 2 फरवरी 2 फरवरी 2022, ठीक है, इस दिन विश्व आर्द्र आर्द्रभूमि दिवस आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे। अब इसकी थीम 2000 थीम पूछ लेता है। ठीक है, आपसे थीम पूछ लेगा कि इसकी थीम क्या है। इसकी थीम है एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। इस बार की जो थीम है वो है एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ठीक है, अब इस दिन क्या हुआ कि आयुष्यन के द्वारा, इसी अवसर पर आयुष्यन आयुष्यन के द्वारा अरावली जैव विविधता विविधता जैव विविधता पार्क को देश का पहला OECM घोषित किया गया है। ठीक है, घोषित किया। ये OECM क्या है, देखिए OECM वो है जो जो स्थल संरक्षित नहीं किया गया है, लेकिन वो बायोडायवर्सिटी में काफी समृद्ध है। ठीक है, तो ये देश का पहला ऐसा पार्क है कि जिसे OECM घोषित किया गया है। OECM का जो इसका जो मतलब कि फुल फॉर्म होता है, वो होता है आपका अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मीजर। ठीक है, तो ये देश का पहला OECM घोषित हुआ है। आप इसे नोट कर लीजिए, नोट करते हुए चलें हमारे साथ, तो ऐसे आपको रिवीजन करने में काफ़ी आराम रहेगा। फिर मैं लिख ही रही हूँ, तो ऐसा नहीं कि स्पीड मेरी तेज है, तो आप इसे नोट करते हुए चलें।
तो पहला ओएसियम घोषित किया गया है, ठीक है। एक होता है, अगले की पॉइंट की ओर चलते हैं, लिविंग रूट ब्रिज। अब ये लिविंग रूट ब्रिज क्या है? देखिए, लिविंग रूट ब्रिज वो है जो पेड़ों के छाल से जो ब्रिज बनाए जाते हैं, वहाँ पास किसी सीमेंट विमेंट की जरूरत नहीं होती है, पेड़ों के छालों से बनाए जाते हैं। वहाँ जो उसके जो छाल होते हैं वो काफी जड़ें जो होती हैं काफी मजबूत होती हैं। तो नदी के ऊपर, तालाबों के ऊपर इधर से उधर जाने के लिए ये बनाए जाते हैं, ठीक है। तो कहने मतलब ये चीज है, जैसे झील के ऊपर, झील से गुजरने के लिए झील के ऊपर से बनाए जाते हैं। तो मेघालय में स्थित है लिविंग रूट ब्रिज। उसको विश्व यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है। लिविंग रूट ब्रिज मेघालय में स्थित, मेघालय में स्थित है। यूनेस्को के द्वारा इसे, यूनेस्को यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर धरोहर विश्व धरोहर के अस्थायी सूची में शामिल किया गया है इसे। ठीक है, लिविंग रूट ब्रिज मेघालय में स्थित है। यह यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर के अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। अब वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 को पढ़ लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 2021 में आया हुआ था, लेकिन हम सोचे इसको पढ़ाना जरूरी है, पता होना चाहिए, क्योंकि हर 2 साल में तो इसका सर्वेक्षण होता है। तो नहीं कहते इस बार भी पूछ ले वो। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। अब इसमें देखिए, अब पहली बात तो ये, जो ये रिपोर्ट जारी किया गया, तो इस रिपोर्ट का जो टाइटल था वो क्या था, इसे जारी कौन करता है? तो जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय है उसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। और इसे इसे तो तैयार किया जाता है, तैयार इसको किया जाता है भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा, ठीक है। और जो इस बार की जो रिपोर्ट जारी की गई है वो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है, ठीक है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। अब इसकी खास बात क्या है? देखिए, इसकी खास बात ये है कि इसमें ये चीज देखा जाएगा कि इस बार कि हमारा जो 2019 के कंपेयर में कितना बढ़ोतरी हुई वनारोपण में, ठीक है। वन के क्षेत्र में वृक्षों में कितनी वृद्धि हुई, तो वो सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे किस एरिया में कुछ कमी हुई, ठीक। तो ये चीजें पूछ लेता है आपसे। तो देश का जो अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो क्षेत्र है आपका वन और वृक्षों से जो भरा क्षेत्र है, अगर हम परसेंटेज में देखें तो वो परसेंटेज है आपका 24.62% है। जो हमारे जितना भी हमारा एरिया है उस एरिया में जो वन और जो वृक्षों से भरा हुआ जो एरिया है हमारा वो 24.62% है, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश का कुल वन और वृक्षों से भरा क्षेत्र का जो परसेंटेज है 24.62% है। ये परसेंट डायरेक्टली पूछ लेता है एग्जाम पे, ठीक है। जो देश के भौगोलिक का इतने परसेंट है। अगर हम एरिया हेक्टेयर वाइज देखें तो हेक्टेयर में ये है 80.9 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। परसेंटेज में 24.62% है। अगर हम हेक्टेयर में देखें तो 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है। 2000 अगर हम 2019 की तुलना में देखा जाए तो कितने हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है? 2019 की तुलना में 2000 2100 2000 2261 वर्ग किलोमीटर की की वृद्धि हुई है, ठीक है।
2261 किलो वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, आप इसे नोट करते हुए चलिए इस डाटा को। दो हजार उन्नीस की तुलना में ये पूछ लेता है कितनी बढ़ोतरी हुई, तुलना में जरूर पूछ लेता है। ठीक है, 2019 की तुलना में जो वन क्षेत्र है, ठीक है, वनावरण क्षेत्र है, उसमें डाटली परसेंटेज वाइज पूछता है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, वो 0.22% की वृद्धि हुई है। ठीक है, ऊपर क्यों मैंने लिख दे, आप ये ऐसे लिख लीजिए, वृद्धि हुई है। ठीक है, और जो ट्री कवर क्षेत्र है, ट्री कवर क्षेत्र, ट्री कवर क्षेत्र, उसमें जो वृद्धि हुई है वो इतने परसेंट की वृद्धि हुई है, 0.76%। ये डायरेक्टली पूछ लेता है ये परसेंटेज। ठीक है, कि 2019 के 19 की तुलना में वनावरण के क्षेत्र में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई, 0.22% की वृद्धि हुई है। ट्री कवर क्षेत्र में 0.76% की वृद्धि हुई है। और फिर आपसे पूछ लेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो वनावरण क्षेत्र है, वो वनावरण क्षेत्र है, वो किस राज्य में है, क्षेत्रफल की दृष्टि। परसेंटेज की दृष्टि से भी आपको पता होना चाहिए और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी पता होना चाहिए। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो वनावरण का क्षेत्र है, उसमें आपका मध्य प्रदेश आता है, फिर अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर आपका छत्तीसगढ़ आता है। ठीक है, तो इस तरीके से चलिए इसे नोट कर लिया आप। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से वनावरण क्षेत्र में सबसे पहले नंबर पर कौन है, जहाँ सबसे अधिक वन है, तो वह है आपका मध्य प्रदेश। फिर है आपका अरुणाचल प्रदेश। लिखते जाए, 5 राज्यों के नाम ऊपर के टॉप की लिखा देंगे। अरुणाचल प्रदेश, फिर है आपका, देखिए, मध्य प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर है आपका छत्तीसगढ़, फिर है आपका उड़ीसा, फिर है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, ये उड़ीसा हो गया, उड़ीसा को आप उड़ीसा कहते हैं। हाँ? तो मध्य प्रदेश आपका है, अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, फिर महाराष्ट्र है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से इस क्षेत्र में वनावरण का जो क्षेत्र है वो टॉप 5 के ये क्षेत्र है। देखिए, भौगोलिक क्षेत्र में जो प्रतिशत की दृष्टि से जो सबसे अधिक राज्य हैं वनावरण में, प्रतिशत की दृष्टि से वनावरण वाले क्षेत्र जो हैं, सबसे बड़े जो राज्य हैं आपके, जो प्रतिशत की दृष्टि से जो सबसे बड़े हैं आपके, वो है आपका मिजोरम, फिर है आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर है आपका मेघालय, फिर है आपका मणिपुर, फिर है आपका नागालैंड। ठीक है, परसेंटेज की दृष्टि से जो सबसे बड़े राज्य हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। आप एक चीज नोटिस करिए, ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं जहाँ परसेंटेज की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे अधिक वनावरण वाले क्षेत्र हैं। अब ऐसे क्षेत्र जो 2019 की तुलना में 2021 में वृद्धि किए हैं अपने वनावरण के क्षेत्र में, वो राज्य की अगर हम बात करें तो उस राज्य में है आपके जिन्होंने 2019 की तुलना में वनावरण में वृद्धि की है, वृद्धि करने वाले राज्य। ठीक है, अब बताइए कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, जो जिन्होंने वृद्धि किया है, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश,
जहाँ वृद्धि देखी गई है आंध्र प्रदेश। फिर है आपका तेलंगाना, ठीक है। फिर है आपका उड़ीसा, फिर है आपका कर्नाटक, फिर है आपका झारखंड। ये ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे राज्य हैं जहां वातावरण की में वृद्धि देखी गई है 2021 की तुलना में 2021 में, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड। 2019 की तुलना में 2021 में कमी करने वाले, जहां कमी हुई है वातावरण के क्षेत्र में, ठीक है, कमी वाले राज्य, कमी वाले जो राज्य हैं जहां कमी हुई है वातावरण में, वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। फिर है आपका मेघालय, मेघालय के बाद है फिर नागालैंड, फिर है आपका मिजोरम, ठीक है। फिर है आपका असम। देखिए परसेंटेज की दृष्टि से सबसे अधिक वातावरण वाले जो क्षेत्र थे 2021 में, वो आपके थे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, ठीक है। अब देखिए ऐसे राज्य हैं जहां कमी भी देखी गई है 2021 में वातावरण में, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और असम, ठीक है। ये जो ये जो 2021 की जो रिपोर्ट आई हुई है वन सर्वेक्षण की, वो रिपोर्ट का जो संस्करण था, वो रिपोर्ट का जो संस्करण था वो था 17वां, इतना याद कर लीजिए, 17वां संस्करण था। इसकी जो शुरुआत हुई है रिपोर्ट की, जो शुरुआत हुई है वो हुई है 1987 से, ठीक है। 17वां संस्करण था, 1987 में इसकी शुरुआत हुई है। हर हर दूसरे साल इसका सर्वेक्षण जारी किया जाता है, इसकी रिपोर्ट जारी किया जाता है, इसका सर्वेक्षण होता है, इसकी रिपोर्ट जारी किया जाता है, ठीक है। तो जो इसके जो की पॉइंट थे वो हमने करा दिया। हम थोड़ा यूपी से रिलेटेड देख लें कि जो यूपी में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो आई थी उसमें यूपी की स्थिति क्या थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अगर यूपी स्पेशल से पूछेगा तो यहाँ से वो पूछ लेगा। देखिए जो 2021 में 2021 में यूपी में यूपी में 2021 में यूपी में जो वन का जो क्षेत्र है, वन के क्षेत्र का परसेंटेज के रूप में देखा जाए तो कितना, जैसे 2021 में हम जो हमारी भौगोलिक है, भौगोलिक भौगोलिक क्षेत्र है, उसका कितना परसेंट वन के क्षेत्र में है, ठीक है, वनावरण के क्षेत्र में है। तो वो जो क्षेत्र है वो है 7.22%। हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.22% क्षेत्र क्या है, वो वनावरण के क्षेत्र में आता है, ठीक है। वनावरण के क्षेत्र में आता है 7.22%, ठीक है। 2019 की तुलना में देखें तो वृद्धि दर्ज की गई है, ये खुशी की बात है सबसे ज्यादा, ठीक है। वो 12 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। ये यूपी के बारे में बता रहे हैं कि जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो आई हुई है, वो तो पहले हमने पूरे देश के राज्यों की बात की, कहाँ वृद्धि हुई, कहाँ कहाँ कमी हुई, ठीक है। सबसे अधिक परसेंटेज ग्रुप में कौन से राज्य है, सबसे अधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से राज्य, तो वो सारा हमने देखा देश में। हम यूपी का अब देख लें कि यूपी में जो वन सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आई हुई है 2021 के, तो यूपी की क्या स्थिति है। तो जो भौगोलिक क्षेत्र है हमारा, भौगोलिक क्षेत्र जो हमारा 7.22% है, वो वनावरण के क्षेत्र में आता है, ठीक है। इसमें जो वृद्धि देखी गई है 2019 की तुलना में 12 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है, ठीक है। और अगर हम देखें
यूपी का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, देख लीजिए, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। ठीक है, जिसमें से जिसमें से 17,384 वर्ग किलोमीटर वनावरण का क्षेत्र है, वनावरण का क्षेत्र है। बस आप इतना याद रखिए थोड़ा से। अभी हाल नोट कर लीजिए इसे, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। हाल ही में एक तूफान बड़ा चर्चा का विषय रहा, चक्रवात आशानी। चक्रवात आशानी, ये अभी पूछेगा चक्रवात आशानी मतलब आया हुआ है, तो ये मतलब कि किस राज्य से टकराया, ये कहाँ मतलब आया हुआ है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार हिंद महासागर से। ठीक है, और ये अंडमान निकोबार से ये टकराया है चक्रवात आशानी। ये आपसे पूछ लेगा कि अंडमान निकोबार वो हिंद महासागर से उठने वाला तूफान जो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से टकराया है, तो वो चक्रवात कौन सा है, तो वो है चक्रवात आशानी। ठीक है, चक्रवात आशानी ये अंडमान निकोबार के तट से टकराया है, निकोबार के तट से टकराया है। हिंद महासागर से उठा था ये तूफान, हिंद महासागर से। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, एक चक्रवात है इमनाती। इमनाती चक्रवात ने मेडागास्कर को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, मेडागास्कर के तट से टकराया था, वो भी हिंद महासागर से उठा हुआ है। चक्रवात चक्रवात इमनाती, ये मेडागास्कर को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मेडागास्कर के तट से टकराया है ये तूफान। ठीक है, ये हिंद महासागर से उठा था, हिंद महासागर से। ये भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। हाल ही में कौन सा ऐसा देश है जिसने हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च किया है। ठीक है, तो ऐसे करके पूछ लेगा। अब हाइड्रोजन पर निर्भरता इसलिए भी बढ़ रही है ताकि ये एक तरीके से कार्बन शून्य कार्बन का जो लक्ष्य है उसकी तरफ ये पहला कदम है मानव समाज का। ठीक है, तो अभी हाल ही में कौन सा ऐसा देश है जिसने हाइड्रोजन ट्रेन चलाया है, वो है आपका जापान। इसके पहले भी हाइड्रोजन ट्रेन चली है, वो कहाँ चली है, चलिए देखते हैं। तो हाल ही में जिस देश ने हाइड्रोजन ट्रेन चलाया है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ट्रेन हाइड्रोजन से जो हाइड्रोजन ट्रेन चलाया वो है आपका जापान। ठीक है, इसके पहले हाइड्रोजन ट्रेन 2018 में जर्मनी ने चलाया था। ठीक है, हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का जो उद्देश्य है वो शून्य कार्बन की दिशा में बढ़ने का पहला कदम है। ठीक है, इससे कार्बन का उत्सर्जन शून्य होगा, जो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करेगा। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस होती है, आपको भी पता है। ठीक है,
ग्रीन हाउस का गैस को हम जितना कंट्रोल कर पाएंगे उतना ही हमारे क्लाइमेट के लिए अच्छा होगा। अभी हाल ही में घोषणा की गई है, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है। जो चीज पहली बार होती है उसमें क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है। वो आपका कहाँ किया गया है? एमपी का, एमपी मतलब मध्य प्रदेश के जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेता में बनाने की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेता में, लम्हेता एक स्थान है, ठीक है। बस आप अगर आप इतना भी याद रखते थे, एमपी में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की जो घोषणा की गई है वो एमपी के जबलपुर के लम्हेता में की गई है, ठीक है गाइस। वहां बनाने की मंजूरी दी गई है। ये भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क है। तो गाइस आज हम चलते हैं, आज इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चन है काफी हद तक हमने कर लिया जो की पॉइंट थे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।